सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेक्शन डी में चैप्टर 3 को शुरू करेंगे, जो कि पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति का रहने वाला है। तो हम लोग का पहला टॉपिक है इसमें कि 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीतिक उपलब्धियाँ। तो मुख्य रूप से हम लोग को 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो स्वतंत्रता के पश्चात तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया था तथा दीर्घकालिक योजना के रूप में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। तो ये तो अभी तक क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग सेक्शन बी में पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट किए हैं। वहाँ पे ये योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। इसके बाद दीर्घकालिक योजना के रूप में पंचवर्षीय योजना को 1951 में फर्स्ट बार लागू किया गया, जो कि 5 साल के लिए चल रहा था। जिसमें से जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका प्रारूप पत्र 21 दिसंबर 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी हम लोग पंचवर्षीय योजना वाले चैप्टर में ही कंप्लीट किए हैं, क्योंकि वहाँ पे मुख्य रूप से 2 ही टॉपिक ही था, एक राष्ट्रीय विकास परिषद और एक पंचवर्षीय योजना। तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका प्रारूप 21 दिसंबर 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकृत किया गया था और अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक यह योजना प्रभावी रहा था, यानी कि 5 साल का कार्यकाल था इसका। इसी प्रकार से 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया था और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था। अब भारत में राज्य स्तरीय नियोजन के लिए राज्य योजना समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाती है तथा प्रत्येक राज्य में भी राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना प्रभावी होती है तथा राज्य नियोजन परिषद में प्राथमिकता एवं कार्यनीति के अनुसार योजना आयोग द्वारा विभिन्न मदों में योजनागत अनुदान केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किए जाते हैं। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना केंद्र स्तर से लागू होता है वो मुख्य रूप से राज्यों में भी लागू किया जाता है और योजना आयोग के द्वारा अलग अलग मदों पे जो अनुदान होगा वो भी केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित कराए जाते हैं। झारखंड को 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों में योजनागत अनुदान की राशि आवंटित की गई तथा योजना आयोग द्वारा निर्देशित प्राथमिकताओं के आधार पर राज्यों में विकासात्मक कार्य संचालित किए गए। यानी कि झारखंड में 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना में अलग अलग चीज़ों के लिए झारखंड में केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान राशि दिया गया तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित किया गया कि इन सभी चीज़ों में हम लोग को मुख्य रूप से झारखंड में ध्यान देना है। राज्य का योजना एवं विकास विभाग योजनाओं के आंकड़ों का निर्धारण करता है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा योजनाओं के सृजन, क्रियान्वयन एवं उनका मूल्यांकन के लिए विभिन्न विभाग को दिशा निर्देश भी जारी करता है। तो राज्य का जो योजना और विकास विभाग है उनका मुख्य कार्य क्या हो गया, तो योजना से संबंधित जितने भी आवश्यक आंकड़े हैं उनका निर्धारण करना, उनका क्रियान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, प्लस योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजना कितना सही रहा या नहीं रहा, यानी कि उनका मूल्यांकन करना। तो ये सभी कार्य मुख्य रूप से राज्य का योजना और विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का। अब है 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या प्रावधान था। तो जैसे कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या ध्यान दिया गया, तो रोजगार सृजन करना है, सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना है और ऊर्जा सुधार करना है। इसमें लक्षित वार्षिक वृद्धि दर 7.9% रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.74% रहा। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 4% था, जबकि कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 2.3% हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में लक्षित वृद्धि दर 8.9%, जबकि इसमें 9.17% वास्तविक वृद्धि दर रहा। फिर सेवा क्षेत्र में 9.4, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 9.3, यानी कि लगभग बराबर आया। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेश दर 32.1% था तथा सकल घरेलू बचत दर 31.9% रहा। योजना काल में मुद्रास्फीति की औसत दर 5.2% थी और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखंड में ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, कृषि विकास तथा ऊर्जा विकास एवं सामाजिक सेवा तथा उद्योग एवं खनिज विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। तो जैसे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा मुख्य रूप से झारखंड में अनुदान राशि दिया गया था, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रोजगार सृजन, सामाजिक अवसंरचना विकास, इसके अलावा ऊर्जा सुधार को ध्यान मुख्य रूप से रखा गया था। इसके साथ ही साथ ग्रामीण विकास के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, उद्योग और खनिज के विकास पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय झारखंड में। तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2002 से 2007 के दौरान झारखंड के लिए 14,632.7 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया गया। यानी कि इन सभी कार्यों को करने के लिए, ग्रामीण विकास, सिंचाई, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए,
या फिर खनिज विकास को करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14,632.7 करोड़ रुपया झारखंड सरकार को दिया गया था। और यह राशि प्रत्येक वर्ष कार्य क्रियान्वयन उपयोगिता के आधार पर आवंटित किया गया, यानी कि जैसे जैसे कार्य हो रहा था उसी के आधार पर यह राशि 10वीं पंचवर्षीय योजना में दिया जा रहा था। अभी वार्षिक आवंटन कैसा था, तो 2002 से 3 में हम लोग को इतना करोड़ दिया गया, झारखंड में इतना निवेश किया गया। फिर 3-4 में 1,771, फिर 4 से 5 में 2,991, 5 से 6 में 4,519 और 6 से 7 में 6,500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया था झारखंड में इन सभी चीज़ों को विकास करने में। ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, कृषि विकास, ऊर्जा विकास, सामाजिक सेवा तथा उद्योग एवं खनिज विकास को करने के लिए मुख्य रूप से इन सभी पैसों को खर्च किया गया था। तो ये रहा 10वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड में किस प्रकार से आवंटन किया गया था और किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया गया था। अब आगे हम लोग का 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़, और आगे भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनाया गया। तो हम लोग क्वेश्चन को ही देखते हैं, तो ऑलरेडी वाला कवर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में झारखंड में प्रस्तावित लक्ष्यों पर बिंदुवार चर्चा करें। तो यहाँ भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में ही दिया है, तो आप लोग इसको भी एक बार खुद से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पता चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन में तो चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे ही। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में झारखंड में प्रस्तावित लक्ष्य जो भी थे उनको बिंदुवार तरीके से हम लोग को चर्चा करना है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा, 2007 से 2012, और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 रहा, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू होकर 2017 तक चलेगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। इस योजना का कुल बजट 71,731.98 करोड़ रुपया अनुमोदित किया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 14,632.74 करोड़ रुपया झारखंड को आवंटित किया गया था, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 71,731.98 करोड़ रुपया दिया गया था, यानी कि भारी भरकम खर्चा 11वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड में किया जा रहा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना था। इस योजना का लक्ष्य झारखंड के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद में 9.8% वृद्धि दर था, यानी कि झारखंड के संदर्भ में जीडीपी जो है उसमें 9.8% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था इसमें। और इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु राज्य सरकार के योजना विभाग ने विभिन्न विभागों के प्रस्तावित किए जो बिंदुवार निम्नलिखित है। यानी कि कहीं ना कहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना में तो झारखंड में काफ़ी अधिक मात्रा में निवेश किया गया, जो कि आंकड़ा कितना था 14,632 करोड़ के आसपास। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में इससे कई ज़्यादा 71,731.98 करोड़ रुपया झारखंड में आवंटित किया गया, ताकि यहाँ के जीडीपी में 9.8% की वृद्धि की जा सके। तो इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर खर्च किए गए हैं। जैसे कि पहला आता हम लोग का कृषि क्षेत्र आता है। तो प्रस्तावित पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास हेतु कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में विस्तार, तिलहन एवं सब्जी उत्पादन में फोकस, उन्नत बीजों का प्रयोग, किसानों का कौशल विकास इत्यादि को शामिल किया गया। यानी कि कुल मिला के चूँकि बहुत बड़ा आबादी झारखंड में बहुत सारी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनका मुख्य आजीविका का स्रोत ही क्या होता है, कृषि होता है। तो ऐसी स्थिति में कृषि की स्थिति को सुधार करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में विस्तार करना, तिलहन और सब्जी उत्पादन पर फोकस करना, इसके अलावे उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग और किसानों को स्किल सिखाया जाएगा ताकि वो नए नए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में नई क्रांति ला सके थे। इन सभी चीज़ों को कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल किया गया ताकि झारखंड के जीडीपी में बढ़ोतरी किया जा सके। इसके अलावा झारखंड में पशुपालन भी काफ़ी अधिक फेमस है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र के विकास हेतु पशुओं के नस्ल में सुधार, मत्स्य पालन हेतु ग्रामीण को प्रोत्साहन, सुअर पालन को प्रोत्साहन, दूध उत्पादन में वृद्धि, पशुओं के परिवहन एवं विक्रय हेतु उन्नत विपणन व्यवस्था की स्थापना आदि लक्ष्यों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। यानी कि पशुपालन में मुख्य रूप से क्या क्या आ गया, तो पशुओं के नस्ल में सुधार करना था, मत्स्य पालन करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना था, सुअर पालने के लिए प्रोत्साहन करना था उन्होंने, फिर दूध उत्पादन में वृद्धि करना था। इसके अलावा पशुओं के परिवहन और उनके विक्रय के लिए विपणन व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना था। तो इन्हीं सभी लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन को प्राथमिकता दिया गया। फिर आगे है सिंचाई। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2007 से 12 तक सिंचित क्षेत्र में 10 से 15% की वृद्धि करना,
वृहद सिंचाई योजना का पूर्ण करना, भूमिगत जल स्तर की वृद्धि हेतु उचित कार्यवाही करना आदि शामिल थे। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था, इसमें जो झारखंड में सिंचित क्षेत्र था, इसमें 10 से 15% तक वृद्धि करना था। साथ ही साथ जो वृहद सिंचाई योजना था, इनके अलावा भूमिगत जल स्तर, इनमें भी वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। अब अगला पॉइंट है हम लोग का ऊर्जा। तो किसी भी राज्य का सामाजिक आर्थिक विकास हेतु ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता एक शर्त मानी जाती है। तो कोई भी राज्य हो, उसके लिए ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र के लिए सभी घरों में 2012 तक विद्युत उपलब्ध कराने की योजना थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से शुरू होकर 2012 तक चलता है, जिसमें टारगेट क्या रखा गया कि झारखंड में हर घरों में 2012 तक विद्युत उपलब्ध कराई जाए। संचार और वितरण क्षति को 47.3% से 22% तक लाना, वर्तमान विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण करना, आणविक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त करना आदि इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य रहे थे। मतलब क्या हो गया कि ऊर्जा जो हो गया वो किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखंड में 2012 तक सभी घरों में विद्युत की पहुंच सुनिश्चित करने का टारगेट रखा गया था। इसके साथ ही साथ संचार और वितरण क्षति को 47.3% जो कि पहले था, उसको घटाकर 22% तक लाना था। विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण करना था। आणविक ऊर्जा की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त करना भी इस योजना का लक्ष्य रखा गया था। अब है उद्योग। तो झारखंड निर्विवाद रूप से एक उद्योग प्रधान राज्य है। यहाँ खनिजों की बहुलता है। उपरोक्त पृष्ठभूमि उद्योग क्षेत्र के विकास हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना विशेष महत्व रखता है। तो चूँकि झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे उद्योग लगना अनिवार्य हो जाता है। और उद्योग तभी सही तरीके से संचालित हो पाएंगे जब यहाँ पे बिजली सुविधा होगी या फिर अन्य आधारभूत संरचना होगी। और इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करना, उद्योगों के विकास हेतु गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना और नई औद्योगिक नीति एवं पुनर्वास नीति की घोषणा करना आदि लक्ष्य रहे थे। फिर आगे है मानव संसाधन। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति दर 10% तक लाना था। विद्यालय प्रबंधन में केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण के तत्वों को लाना, केंद्र विद्यालयों के तर्ज पर सरकारी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करना, मध्याह्न भोजन का विस्तार देना, शिक्षकों की कमी को दूर करना, दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देना आदि लक्ष्यों को प्राप्त करना। इस संदर्भ में राज्य सरकार बहुत हद तक सफल भी रही, हालांकि अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। यानी कि मुख्य रूप से जो झारखंड में अनुपस्थिति दर या फिर उपस्थिति दर काफ़ी कम रहता है, तो उसको कम करना था। प्लस विद्यालय में जो प्रबंधन था वो केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण के तत्वों को शामिल करना था। जो शिक्षकों की कमी थी उसको दूर करना था। मिड डे मील को और अच्छे तरीके से डेवलप करना था और स्कूलों की स्थिति को भी सुधारना मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। तो ये सभी 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में झारखंड में जो भी प्रस्तावित लक्ष्य थे उन सभी को हम लोग कंप्लीट कर लिए। और बाकी आप लोग को ये ऊपर में ये सारा चीज़ भी पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है जनजाति उप योजना, जिसको हम लोग TSP के नाम से भी जानते हैं, ट्राइबल सब प्लान। इसमें क्या है कि झारखंड समेत कई राज्यों में जनजातियों की स्थिति में भिन्नता देखी जाती है। यह जनजाति अपनी आजीविका के लिए विभिन्न खानों में मजदूरों के रूप में, खाद्य संग्राहक के रूप में, स्थानांतरित एवं पारंपरिक कृषकों के रूप में या कुछ शिक्षित नौकरी पेशा के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि अलग अलग राज्य में जनजाति की स्थिति अलग अलग प्रकार से देखी जाती है। जिससे झारखंड में यहाँ की जनजाति मुख्य रूप से आजीविका के लिए झारखंड के जो खान है वहाँ पे मजदूर के रूप में कार्य करते हैं या फिर खाद्य संग्राहक के रूप में स्थानांतरित होते रहते हैं, खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य करते हैं, या फिर स्थानांतरण कृषि या फिर पारंपरिक कृषि के जैसे भी रूप हैं उसके आधार पर भी कृषि करते हैं, या फिर कुछ लोग शिक्षित होकर नौकरी के कार्य भी करते हैं। अतः इन जनजातियों के बेहतरीन के लिए केंद्र सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप योजना की शुरुआत की थी। ये ध्यान रखना है कि जो TSP है यानी कि ट्राइबल सब प्लान, जिसको जनजातीय उप योजना भी हम लोग बोल रहे हैं, ये मुख्य रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के कल्याण करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और इस उप योजना के तत्कालिक उद्देश्य निम्नलिखित थे। यानी कि उस समय इसके उद्देश्य क्या क्या थे उसको देखते हैं। तो पहला हो गया, जनजातियों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था, उनको शोषण से मुक्त करना, उनका सामाजिक आर्थिक विकास संभव करना और जनजातियों के जीवन गुणवत्ता में वृद्धि करना।
अब इसके तत्व क्या है जनजातीय उपयोजना के, तो उसको देखते हैं। तो जनजातीय संकेंद्रण वाले क्षेत्रों की पहचान कर उनको अलग करना, इनके जीवन में परिवर्तन और विकास में जो भी बाधक तत्व है उसकी पहचान करना, फिर जनजातीय क्षेत्रों की क्षमता, उनकी विशिष्ट समस्याओं और आवश्यकताओं का आकलन करना, आगे है जनजातियों की भलाई के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था करना। तो जनजातीय उपयोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि जनजातियों की जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसको सही तरीके से डेवलप करना, उनकी जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना, उनको शोषण मुक्त बनाना, साथ ही साथ जनजातियों की भलाई के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था करना, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं का आकलन करना। तो ये सारे मुख्य रूप से उनके तत्व के रूप में शामिल किया गया। अब दरअसल जनजातीय उपयोजना की आवश्यकता यह है कि जनजातीय क्षेत्र में पिछड़ापन के कारणों को ढूंढकर बजट में उनकी संख्या के अनुपात में राशि सुरक्षित रखा जाए। मतलब क्या हो गया कि जनजातीय उपयोजना का अवधारणा क्या था कि जनजातीय क्षेत्र में उनके पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं उनको पता करना और उन कारणों को ढूंढकर बजट में जनजातियों की संख्या के आधार पर, उनके अनुपात के आधार पर उन्हें उनके लिए राशि सुरक्षित रखना। फिर यह ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत योजना में न्यूनतम राशि का प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार इस सिद्धांत के आधार पर जनजातियों के लिए एक निश्चित धनराशि रखते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट तो इनके विकास के लिए कार्य कर ही रहे हैं, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक फिक्स अमाउंट में जनजातियों के डेवलपमेंट के लिए एक राशि रिजर्व रखती है। इसके पीछे अवधारणा यह है कि समाज के सभी वर्गों को समान विकास हो तथा जनजातीय समाज का मुख्य धारा से जुड़ा हो, यानी कि समाज के सभी लोगों का विकास होना ही होना है। साथ ही साथ जो पिछड़े लोग हैं जैसे कि जनजातियों की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो उनको फिर समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं की स्थापना पर जोर दिया जाता है। तो आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, रेलवे परिवहन हो गया, तो इन सब का मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों में विकास करना इसका उद्देश्य था। झारखंड में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत कई आवासीय विद्यालय, जनजातीय छात्रों के लिए हॉस्टल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए। यानी कि जनजातियों के लिए मुख्य रूप से इस योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए हॉस्टल बनाया गया, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया या फिर आवासीय विद्यालय का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा इसी राशि का उपयोग करते हुए लघु सिंचाई परियोजनाएं, सड़क, पुल व अन्य आधारभूत संरचनाएं बनाई गई। 2015-16 के लिए वित्तीय वर्ष में जनजातीय उपयोजना के लिए 11,000 लाख मंजूरी दी गई। तो ये सब हो गया हम लोग का जनजातीय उपयोजना यानी कि टीएसपी के जो भी प्रावधान थे, जो कि मुख्य रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय लागू किया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय इन्हें 11,000 लाख की मंजूरी भी दी गई थी। अब अगला है अनुसूचित जाति उपयोजना। तो ये तो हम लोग का जनजातीय उपयोजना था। अब आगे हम लोग का अनुसूचित जाति उपयोजना यानी कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान। इसमें क्या है तो जनजातियों की तरह अनुसूचित जाति के विकास व उत्थान के लिए विशिष्ट प्रावधान और योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसे शुरू में विशेष घटक योजना कहा गया था, परंतु वर्तमान में इसे अनुसूचित जाति उपयोजना के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार से जनजातियों के विकास करने के लिए जनजातीय उपयोजना लाया गया, तो उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के विकास व उनके उत्थान करने के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना, जिसको पहले हम लोग विशेष घटक योजना के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में हम लोग अनुसूचित जाति उपयोजना के नाम से इसको जानते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना एक योजना है जो भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास और उत्थान के लिए शुरू की गई है। यानी कि यह योजना भी मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। अब अनुसूचित जाति उपयोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो अनुसूचित जातियों के विकास, अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विकास के लिए विशेष योजना और कार्यक्रम शुरू करना है। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। तो अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम शुरू करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम शुरू करना है। रोजगार और आत्मनिर्भरता, यानी कि कुल मिला के जो एससी समुदाय के लोग हैं उनके लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो ये सारे कुछ कुछ उद्देश्य हो गए जिसके वजह से मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लोगों को या फिर उनका विकास हो सके। अब आगे अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख है। जैसे पहला हो गया अनुसूचित जाति विकास निगम। इसमें क्या था कि अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति विकास निगम क्या है? एक संगठन है जो कि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्य करता है। दूसरा है अनुसूचित जाति शिक्षा योजना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। फिर अनुसूचित जाति स्वास्थ्य योजना, तो सिंपल सा ये इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। फिर अनुसूचित जाति रोजगार योजना, तो इसमें अनुसूचित जाति समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको मुख्य रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये है जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए केंद्र सरकार के द्वारा, उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए जैसे कि जनजाति उपयोजना था TSP, उसी प्रकार से SC SP यानी कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान तैयार किया गया था ताकि अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान किया जा सके। तो सिलेबस में ये दोनों टॉपिक मेंशन था, तो इसको पढ़ना था हम लोग को, ये हो गया। अब आगे आते हम लोग झारखंड में औद्योगिक नीति और विकास। तो क्वेश्चन है हम लोग का, झारखंड की औद्योगिक नीति से झारखंड में सकारात्मक औद्योगिक विकास का माहौल बना है, इस कथन की समीक्षा करें। यानी कि झारखंड की जो औद्योगिक नीति बनाया गया उसके वजह से झारखंड में औद्योगिक विकास का माहौल जो था वो सकारात्मक बना है। तो कैसे बना है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समीक्षा करना है। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 2001 में की गई। ये इसलिए आपको याद रखना है, 2000 में झारखंड का गठन हुआ और 2001 में प्रथम झारखंड की औद्योगिक नीति का घोषणा किया गया। इसके अंतर्गत 10% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो घरेलू और विदेशी निवेशकों के अनुकूल बनाना था। यानी कि इस प्रकार का औद्योगिक नीति होगा जिससे कि घरेलू यानी कि पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से या झारखंड से वहाँ पे निवेश होंगे, या फिर विदेशी निवेशक भी झारखंड में आकर निवेश करेंगे। फिर इसके उद्देश्य को इस प्रकार रखा जा सकता है कि राज्य के कृषि योग्य जलवायु, खनिज और मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, त्वरित और सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए आधुनिक तकनीक एवं आधारभूत संरचना का निर्माण हो। राज्य में योजनागत विकास और त्वरित औद्योगिकरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। यानी कि जो कि पहला लाइन में ही था क्या कि विदेशी निवेशक को अनुकूल बनाना है, तो यहाँ पे आगे पता चलता है क्या कि इसमें निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है। यानी कि झारखंड के जो प्रथम औद्योगिक नीति था इससे मुख्य रूप से सरकारी भागीदारी तो होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर तीव्र औद्योगिकरण के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी ध्यान में रखा गया था। अब अगला है बीमार इकाइयों का पुनर्जीवन देना। तो बीमार इकाई मतलब कि वैसे उद्योग जो कि पुराने हो चुके हैं, जहाँ पे नए तकनीक की आवश्यकता है, तो ऐसे उद्योगों को भी पुनर्जीवन देने के लिए मुख्य रूप से औद्योगिक नीति पर ध्यान दिया गया था। प्रक्रियाओं का सरलीकरण और प्रशासनिक तथा विधिक सुधार करना। तो कोई भी निजी कंपनी के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र निवेश करने के लिए पहले बहुत टाइट प्रक्रिया था, जिसको धीरे धीरे सरल करना था ताकि इसमें निजी निवेशक को आकर्षित करने की क्षमता डेवलप हो सके। इसके साथ ही साथ प्रशासनिक और कानूनी सुधार भी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर ग्रामीण हस्तशिल्प के संरक्षण एवं उसके प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कदम उठाना। तो ये सारे मुख्य उद्देश्य थे जो कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति में उद्देश्य के रूप में रखा गया था। अब आगे है उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्रों, विकास केंद्रों में 30 वर्ष की लीज एवं वार्षिक किराए पर उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि दिए गए। यानी कि 30 साल तक भूमि जो था वो लीज पर उद्योग क्षेत्र स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया। फिर राज्य सरकार के द्वारा उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला समाहर्ता यानी कि DC को यह अधिकार दिया गया कि 5 एकड़ तक की सरकारी भूमि औद्योगिक विकास के लिए लीज पर दे सकते हैं। और हम लोग जब झारखंड में CNTSPT पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे हम लोग कि DC को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था। तो DC को ही ये जिम्मेदारी दिया गया कि वे कोई भी उद्योग को स्थापित करने के लिए 5 एकड़ तक की सरकारी भूमि को लीज पर दे सकते हैं। बरही हजारीबाग में एक मेगा ग्रोथ सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ से त्वरित औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचनाओं से संबंधित सूचनाएं दी जाती है। सरकार ने विभिन्न स्थानों पर जहाँ उद्योग गतिविधियाँ बढ़ाए जा सकते हैं वहाँ पर मिनी विकास केंद्र स्थापित किया है। जैसे कि मिनी विकास केंद्र कहाँ कहाँ पर हो गया, तो चाईबासा और गोड्डा में तसर रेशम पार्क हो गया, रांची और दुमका में फूड प्रोसेसिंग पार्क हो गया, कोडरमा में प्लास्टिक पार्क हो गया, नामकुम के टाटीसिल्वियो में इलेक्ट्रॉनिक पार्क हो गया, और रांची और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और धनबाद में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क का गठन किया गया। तो अभी तक क्या हो गया झारखंड की औद्योगिक नीति में, तो झारखंड राज्य के गठन होने के बाद सबसे पहला औद्योगिक नीति 2001 में घोषणा किया गया, जिसके टारगेट क्या था 10% विकास दर लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य क्या था, तो घरेलू और विदेशी निवेशकों के अनुकूल बनाना था। वैसे उद्योग जो कि पुराने हो चुके हैं उनको नया जीवन देना था।
साथ ही साथ औद्योगिकरण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी देना था, जो औद्योगिक क्षेत्र का लाइसेंस लेना था उसकी प्रक्रिया को सरल करना था, प्रशासनिक और विधिक सुधार करना था। तो इन्हीं सभी लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर 30 साल के लिए भूमि लीज पर या वार्षिक किराए पर उद्योग स्थापित करने का अधिकार दिया गया। और राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से डीसी को ये अधिकार दिया गया कि वे कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए 5 एकड़ तक की सरकारी भूमि को लीज पर दे सकते हैं। साथ ही साथ सरकार ने उन जगहों पर ध्यान दिया जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है, तो वैसे जगहों पर इन्होंने मिनी विकास केंद्र का स्थापना किया। फिर जैसे कि चाईबासा गोड्डा में तसर रेशम पार्क हो गया, नामकुम में इलेक्ट्रॉनिक पार्क हो गया, धनबाद में आपका निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क हो गया, कोडरमा में प्लास्टिक पार्क हो गया, तो इन सभी का स्थापना किया गया। अब आगे आता हम लोग का, सरकार ने औद्योगिक नीति हेतु 29 उद्योगों का चयन किया जिनको लाइसेंस एवं अन्य प्रक्रियाओं में सरलीकरण किया गया है। इसके लिए सरकार सब्सिडी एवं करों में छूट देगी। यानी कि 29 उद्योगों का सरकार चयन किए जिनमें से सरकार ने मुख्य रूप से इनकी जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है या फिर अन्य प्रक्रिया है जो कि काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती थी पहले, तो उनमें काफ़ी सरलीकरण किया गया और साथ ही साथ सरकार इन्हें सब्सिडी और करों में भी छूट देने का प्रावधान की है। झारखंड में उद्योगों के विकास में बड़ी बाधा विस्थापन की समस्या है, क्योंकि झारखंड में अगर उद्योग का स्थापना करना है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को विस्थापन भी करना पड़ेगा, विस्थापित भी करना पड़ेगा, जैसे कि कोयल कारो परियोजना में देखा गया था। औद्योगिक नीति में विस्थापितों के बारे में प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इसमें आशा व्यक्त की गई है कि सरकार विस्थापितों को पुनर्वास एवं रोजगार पर नई योजना घोषित करेगी। लेकिन हम लोग देखे भी थे पिछले एक क्वेश्चन में कि यहाँ पे मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र में उद्योग को स्थापित करने के लिए वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाता है, लेकिन उनका लाभ जो है विस्थापितों को जो पुनर्वास लाभ है वो नहीं मिल पाता है। अगर 100 आदमी है तो उनमें से मात्र 20 से 30 आदमी को ही पुनर्वास का लाभ मिल पाता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनमें गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं या फिर कुपोषण जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो यहाँ भी वही था कि झारखंड में उद्योग स्थापना करना है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा क्या है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को विस्थापित करना, जैसे कि कोयल कारो परियोजना में देखा भी गया था। लेकिन सरकार बस यही आशा व्यक्त करती है कि विस्थापितों को पुनर्वास और रोजगार के लिए कोई नई योजना बनाएगी। फिर 2001 की औद्योगिक नीति का प्रभाव, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद राज्य के औद्योगिक विकास में प्रगति हुई। सिंपल सा कि नए राज्य का गठन हुआ, उसके बाद प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा हुआ है, तो औद्योगिक विकास में प्रगति होना है। और इसी नीति के कारण लगभग 18 वृहत्तम उद्योग, 106 वृहत और मध्यम उद्योग, 18,109 सूक्ष्म और छोटे उद्योग की स्थापना हुई। यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति के बाद बहुत सारे उद्योगों का स्थापना झारखंड में होने लगा था। राज्य में 28,424.06 करोड़ का निवेश हुआ और यह 63,000 लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त हुआ। यानी कि उद्योग तो लगे ही लगे, लेकिन 63,000 लोगों को, झारखंड में 63,000 लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुए। इस औद्योगिक नीति के कारण राज्य की औद्योगिक पहचान भी बनी। उद्योगपतियों के साथ मिलकर लगभग 8,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई, जो उद्योगपतियों को दी गई, और खुद राज्य सरकार ने 3,000 एकड़ भूमि उद्योग एवं बिजली क्षेत्र को दिया। यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होने लगा। परिणाम क्या हो गया कि यहाँ पे 106 वृहद और मध्यम उद्योग, 18 वृहत्तम उद्योग, इसके अलावा 18,109 सूक्ष्म और लघु उद्योग की स्थापना हुई। इससे 63,000 लोगों को रोजगार भी मिला। यहाँ तक कि बहुत सारे जमीन मुख्य रूप से उद्योगपतियों को दिया गया ताकि वे उद्योग स्थापित कर सके। यहाँ तक कि झारखंड सरकार ने भी खुद 3,000 एकड़ भूमि पर उद्योग और बिजली क्षेत्र को दे दिया। अब लो इस्पात उद्योग, लो इस्पात का उत्पादन राज्य में बढ़कर 8 मिलियन टन से 12 मिलियन टन हो गया। यानी कि लोहा के उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिला। झारखंड में देश के कुल स्टील का उत्पादन 20 से 25% होता है। एल्युमिनियम का उत्पादन 80,000 मिलियन टन से बढ़कर 2 लाख मिलियन टन हो गया। यानी कि जो पहले 80,000 मिलियन टन था वो अब बढ़कर प्रथम औद्योगिक नीति के बाद बढ़कर 2 लाख मिलियन टन हो गया। रेशम के उत्पादन में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई, जो 2006 में 100 मिलियन टन से बढ़कर 2011 में 716 मिलियन टन हो गई। रोजगार मिला। खनिज और खदान उत्खनन में 2003-04 में लगभग 6,523.4 करोड़ से बढ़कर 10,170.5 करोड़ का उत्पादन हो गया। यानी कि हर क्षेत्र में वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रहा। जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था वो 3 गुना बढ़ गया। जो 2001 में 3,919.09 करोड़ था, वही 2011 में लगभग ये 1,20,000 के आसपास हो गया था। और लगभग इतनी ही वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में भी हुई। यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति के बाद झारखंड में काफ़ी तीव्र गति से औद्योगिक वृद्धि
देखने को मिला। हर क्षेत्र में वृद्धि बढ़ा, एल्यूमिनियम हो या फिर लोहा हो या फिर तसर का उत्पादन हो। जीडीपी भी 3 गुना बढ़ गया। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के कारण कई प्राधिकरण विकसित हुए, जैसे कि रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची खादी बोर्ड और झारक्राफ्ट जैसी संगठनों ने औद्योगिक विकास में योगदान दिया। और ये सभी चीज़ों के बारे में आपको झारखंड का जब इकोनॉमिक्स का क्लास होगा प्रीलिम्स वाला, तो वहाँ पे पढ़िएगा आप लोग फिर से। अब लेकिन इसके बावजूद औद्योगिक निवेश के लिए जो प्रस्ताव आए थे वे धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। साथ ही झारखंड के सभी क्षेत्रों को संतुलित विकास नहीं हो पाया। तो औद्योगिक क्षेत्र तो एक तरफ काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा, लेकिन अन्य क्षेत्र उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। तो यही हम लोग का मुख्य रूप से झारखंड के निर्माण होने के बाद प्रथम औद्योगिक नीति के बारे में जो पढ़ना था वो सारा चीज़ खत्म होता है। यानी कि 2001 का औद्योगिक नीति जो था उसमें ये सारे प्रावधान किए गए थे। अब आगे है हम लोग का औद्योगिक नीति 2012। तो प्रथम औद्योगिक नीति के आलोक में द्वितीय औद्योगिक नीति का प्रतिपादन किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति के कार्य अवधि के अंतर्गत 26 मेगा उद्योग, 106 बृहत्तम एवं मध्यम उद्योग तथा 18,109 सूक्ष्म एवं छोटे उद्योग की स्थापना हुई। इस नीति के अंतर्गत कई संगठनों का गठन किया गया, जैसे कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसके बाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राज्य खादी ग्रामोद्योग, झारखंड रेशम वस्त्र तथा शिल्प विकास निगम इत्यादि, यानी कि झारक्राफ्ट का विकास किया गया। अब इसी के बाद आता है हम लोग का द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 में। तो 2012 की नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, यानी कि औद्योगिक विकास तो होना है लेकिन वो निरंतर तरीके से होना चाहिए। निवेश के लिए राज्य को पसंदीदा क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करना, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, वृहद उद्योग तथा सूक्ष्म लघु उद्योगों के मध्य उचित संतुलन स्थापित करना, रेशम उद्योग, हस्तकला तथा खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन पर विशेष बल देना। अब है गैर प्रदूषित उद्योगों को बढ़ावा देना, जैसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन। आगे है बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण तथा फूल एवं जड़ी बूटी के उत्पाद पर विशेष ध्यान देना। निधि सरकार भागीदारी को प्रोत्साहित, निजी सरकारी भागीदारी यानी कि पीपीपी वाला मोड को प्रोत्साहित करना तथा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक विकास केंद्र तथा औद्योगिक क्लस्टर को स्थापित करना। एससी, एसटी तथा अपवंचन वर्गों को औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना। राज्य में घरेलू एवं विदेशी निवेश के लिए उचित वातावरण विकसित करना। प्रथम औद्योगिक नीति में भी ये चीज़ था। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए तकनीकी उन्नयन एवं नवोन्मेषण पर विशेष बल देना, यानी कि उत्पादन अगर बढ़ेगा तो उत्पादकता में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए तकनीकी उन्नयन पर विशेष बल दिया गया। फिर है निजी निवेश से तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं को विकास एवं उन्नत करना, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और प्रबंधन संस्थान खोलना। निजी निवेश के माध्यम से कौशल विकास योजनाओं को संचालित करना। 2012 की औद्योगिक नीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्य योजना स्वीकार की गई। यानी कि ये सारे मुख्य रूप से पॉइंट्स जो देखे हम लोग, ये सभी 2012 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य के रूप में रखा गया था। अब इनको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कार्य योजना स्वीकार किए गए, जैसे कि इस्पात उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सूचना एवं संचार क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना, लघु उद्योग, गृह उद्योग, हस्तकला, हस्तचरखा तथा रेशम उद्योग के लिए उचित बाजार की सुविधा उपलब्ध करवाना। जो बीमार इकाई है, यानी कि जो पुरानी इकाई है जहाँ पर नई तकनीक की आवश्यकता है, निवेश की आवश्यकता है, उनकी पहचान करना और एवं उनका संरक्षण करने के लिए जिला स्तरीय निगरानी प्रणाली विकसित करना। मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के विकास के लिए औद्योगिक संकुल यानी कि क्लस्टर का विकास करना। औद्योगिकरण के लिए अत्याधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करना, और इसके लिए विदेशी निवेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एससी, एसटी एवं महिला उद्यमी को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना। भूमि अधिग्रहण के व्यवहारिक बाधाओं को दूर करना तथा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में संशोधन करना। तो जो कि हम लोग का प्रथम औद्योगिक नीति में देखा गया था कि विस्थापन के बदले जो पुनर्वास है उसके बारे में एग्जैक्टली मेंशन नहीं था, लेकिन 2012 की औद्योगिक नीति में विस्थापन और पुनर्वास नीति में संशोधन करने का भी प्रावधान किया गया था। फिर निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक एवं मानव संसाधन विकास को संचालित करना। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो 2012 की जो औद्योगिक नीति थे उनके जो उद्देश्य थे उनको पूर्ति करना था। आगे है भूमि की उपलब्धता के लिए जिला स्तर के भूमि बैंक के लिए 200 से 500 एकड़ अधिकृत भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
यानी कि भूमि बैंक का गठन किया गया ताकि उसके माध्यम से इजीली उद्योगपतियों को ज़मीन मिल सके, तथा ऐसी भूमि जो सरकार के बंजर अथवा प्रति भूमि के रूप में विद्यमान है, यानी कि जहाँ पर हर साल खेती नहीं होता है, उन्हें चिन्हित कर भूमि बैंक के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। नए प्रावधान के अनुसार सरकारी भूमि उद्योगों को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान की जाएगी। जब आप CNTSPT पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि 30 साल तक के लिए लीज में ज़मीन को दिया जाएगा तथा इसको 2 बार नवीनीकरण किया जा सकता है। यह हस्तांतरित भूमि का 5 वर्षों के अंदर आवंटित कार्यों के लिए उपयोग आरंभ करना होगा आवश्यक है। यह भी पढ़िएगा कि 5 साल के अंतर्गत, यानी कि जो भी उद्योग के लिए जो भूमि मिला उसमें 5 साल के अंदर आपको कार्य शुरू करना पड़ेगा, अन्यथा भूमि को वापस कर दिया जाएगा। और भूमि अधिग्रहण के लिए कृषि युक्त भूमि के अधिग्रहण को प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि कृषि योग्य जो भूमि है उसको आप लोग उद्योग लगाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे मुख्य प्रावधान मुख्य रूप से 2012 में जो औद्योगिक नीति आया था उसमें किया गया। अब आखिरी है हम लोग का झारखंड के औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। तो 2016 की औद्योगिक नीति में झारखंड सरकार ने खनिज और प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योग के आधारभूत ढांचे के विकास तथा बीमारी इकाइयों को पुनर्जीवित करने तथा निवेश को अधिकतम करने के लिए कदम उठाएं। यानी कि मुख्य रूप से 2012 के बाद फिर से 2016 में नई औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन नीति लाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि झारखंड में खनिज और प्राकृतिक संसाधन हो गए, खनिज और प्राकृतिक संसाधन आधारित जितने भी उद्योग हैं उनके आधारभूत ढांचा का विकास करना, प्लस जितने पुराने उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करना और उनमें निवेश को अधिकतम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या हो गया, तो राज्य भर में उद्योगों की स्थापना करना, रोजगार सृजन करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। साथ ही भारत सरकार की विभिन्न नीतियाँ जैसे कौशल विकास मिशन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, भारत मिशन आदि योजनाओं के उचित प्रकार से लागू किया जा सके। अब 2016 के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है, जैसे झारखंड को निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बनाना तथा अस्थायी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये लक्ष्य 2012 की औद्योगिक नीति में भी रखा गया था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 2016 में भी इसको फिर से रखा गया। वेब आधारित पारदर्शी कार्यतंत्र बनाना, जिससे परियोजनाओं की मंजूरी, उत्पादन की घोषणा, वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता में सुलभता हो। बड़े उद्योग और सूक्ष्म उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग के बीच संपर्क स्थापित करना, यानी कि बड़े उद्योग जो हो गए और जो छोटे छोटे उद्योग उनके बीच में कनेक्शन बिठाना है। ST SC और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी 2012 में था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME सेक्टर में कपड़ा क्षेत्र, ऑटो कंपोनेंट, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना तकनीकी एवं सहायक उद्योग को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में वृद्धि करना, अपव्यय में कमी तथा किसानों की आय में वृद्धि के प्रयास करना। झारखंड में औद्योगिक पार्क पॉलिसी 2015 के अधीन निजी संयुक्त उद्यम यानी कि PPP मोड में अधिक औद्योगिक पार्क का निर्माण करना, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जहाँ पे सरकार की भी भागीदारी होगी और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी। एकल खिड़की के माध्यम से परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी करना, यानी कि आपको एक ही जगह पे आपके सारे कार्य कंप्लीट कर दिए जाएंगे, जितने पेपर वर्क है वो एक ही खिड़की के अंदर कर दिया जाएगा ताकि कार्य को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके। राज्य के कौशल और मानव संसाधन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। तो ये सभी मुख्य रूप से 2016 की जो नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति है उसके तहत ये सारे क्राइटेरिया रखे गए थे। अब है कि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार कई कदम उठा रही है, जैसे झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड, एकल खिड़की प्रणाली, झारखंड निवेश केंद्र, भूमि की व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, परिवहन, गैस पाइपलाइन नेटवर्क, विद्युत दूरसंचार व्यवहार, औद्योगिक गलियारा इत्यादि। तो ये सब हम लोग प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे। डोली में हम आप लोग को प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें पढ़ाएगी, जहाँ पे प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत झारखंड राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि कारोबार की दृष्टि से सुगम राज्यों की सूची में जहाँ झारखंड पहले 29वें स्थान पर रहता था, अब वह 3रे स्थान पर पहुँच गया है। तो यहीं से पता चलता है कि पहले 29वें रैंक में था, अब 3रे रैंक में आ गया, यानी कि कितना ज़बरदस्त वृद्धि हुआ होगा। एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास में सबकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। बुनकरों के लिए विशेष व्यवस्था, नई स्टार्टअप पॉलिसी, मेक इन झारखंड कार्यक्रम, कई योजनाएं जैसे कि सबका साथ सबका विकास के नारे को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। और पिछले कई वर्षों में राज्य ने औद्योगिकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की है तथा सकारात्मक औद्योगिक विकास का माहौल भी तैयार हुआ है। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के अलावे
राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो रही, साथ ही साथ राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि अभी भी औद्योगिक क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है और हाल ही में सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से औद्योगिक विकास की गति त्वरित हुई है। तो यही है हम लोग का 2016 की औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन नीति। इसी के साथ हम लोग का 2012 का औद्योगिक नीति और 2001 का प्रथम औद्योगिक नीति भी खत्म हो गया। तो हम लोग को मुख्य रूप से इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को पढ़ना था, पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति। तो पंचवर्षीय योजना भी देख लिया, जिसमें मुख्य रूप से 2 पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना हो गया। और औद्योगिक नीति में 2001 की औद्योगिक नीति, 2012 और 2016 की औद्योगिक नीति भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग का एक और चैप्टर रहेगा जो कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का आखिरी चैप्टर रहने वाला, चैप्टर 4, झारखंड में भूमि, वन और पर्यावरणीय मुद्दे। इसके बाद हम लोग का पेपर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आने वाले टाइम पे हम लोग वन लाइनर सीरीज लाएंगे जो कि बिल्कुल प्रीलिम्स बेस पे होगा और उसको करेंगे तो प्रीलिम्स के लिए और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग पीडीएफ को पढ़िए। धन्यवाद।